लॉरेंस बिश्नोई से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? का जब तक तिहाड़ में था तब तक ऑलमोस्ट वीकली एक मुलाकात जरूर हो जाती थी। क्या बातचीत होती है उसके अलावा? वो चाहते हैं कि जो हमारा तीर्थ स्थल है मुकाम मंदिर बीकानेर से आगे है, वहां पर जाकर आप अपनी गलती का पश्चाताप कर लो। सूर्य नमस्कार वो डेली करता है 108 बार, सुबह उसी से उसके दिन की शुरुआत होती है। अच्छा। और पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ वो डेली करता है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर है, उसकी एक वजह अनुज थापन की मौत है। चाकू से कह रहे हैं कि जो दरी थी इनको नीचे बिछाने के लिए दी जाती है, और दरी इसने काट के फांसी का फंदा बनाया और उससे सुसाइड किया। उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया गया है। तो 18 में, लेकिन उसने, मुझे याद है, पुलिस जिप्सी में तो बोला था कि सलमान को मारूंगा। अगर कभी कोई क्राइम किया तो सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे। जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर किया था, जिसकी जांच पंजाब पुलिस ने नहीं की और उसी का बदला लेने के लिए। जो विक्की मिड्डू खेड़ा है, जो लॉरेंस का सीनियर था कॉलेज में, तो उसने 2011 में लॉरेंस बिश्नोई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोपो डिक्लेयर किया। तो इंटरव्यू तो दिया उसने। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि भाई वो कौन सा फोन है। क्या बिहेवियर है लॉरेंस का, किस तरह का बिहेवियर है, मतलब कि हाव भाव क्या है, या उसको पता चल रहा है कि भाई जेल के बाहर तो लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जा रहा है। आप अगर उससे ऊंची आवाज में बात करोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आगे से आप पे चिल्लाएगा नहीं, वो आपकी बात सुनता है। जब लॉरेंस ने मुझे ये सब चीजें बताई तो आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। आई एम एडमिटिंग आई एम इन्फ्लुएंस्ड विद लॉरेंस बिश्नोई। 2 लड़कियां थी जो खुद को लॉरेंस का बहुत बड़ा फैन बताती हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो के क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, इन दिनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बेहद चर्चा है। बताया जाता है कि उसके गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर हैं और हाल फिलहाल में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको लेकर वो ज़्यादा सुर्खियों में है। पहला इंसिडेंट सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग, दूसरा बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें अनुज थापन नाम के एक शख्स का जिक्र किया गया है। अनुज थापन वो था जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी और उसके बाद कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई पर 40 से ज़्यादा केसेस हैं और तमाम जो उसके केसेस हैं वो लड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील रजनी, और रजनी हमारे साथ मौजूद हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की वकील हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई पर कितने केसेस चल रहे हैं और केसेस का स्टेटस क्या है, ये बताइए। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर एज पर डिफरेंट चार्जशीट्स जो एनआईए ने और मकोका केस में फाइल हुई हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेट 80 प्लस केसेस हैं जो उन्होंने लिस्ट दी है कि लॉरेंस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 9 केसेस में लॉरेंस ऑलरेडी एक्विट हो चुका है और एट प्रेजेंट 40 प्लस केसेस हैं जिनका ट्रायल कोर्ट डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहा है। मैम, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया और उसमें अनुज थापन की मौत का बदला लेने की बात भी कही गई। ये बताया गया कि जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है उसकी एक वजह अनुज थापन की मौत है, जो मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस की कस्टडी में हुई थी। तो अनुज थापन कौन था और ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जहाँ तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की बात करें तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है ये एक फेसबुक पोस्ट के थ्रू ली गई है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी अभी क्वेश्चन में है। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो पोस्ट की किसने। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस का एक एंगल ये भी पॉलिटिकल राइवलरी भी आ रहा था। तो अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना किसी पुलिस ऑफिसर ने दी है, ना ही इस केस में चार्जशीट फाइल हुई है। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट आएगी, तभी पता चलेगा। और जहां तक बात करें अनुज थापन की, अनुज थापन सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उस केस में जो एलिगेशंस हैं कि सोनू एक एक्यूज्ड है जिसने वेपन्स प्रोवाइड कराए थे मेन शूटर्स को, उसके साथ गया था। और अनुज थापन की कस्टडी में डेथ हुई है
जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक रिट बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की हुई है, जो मैं और मेरे एसोसिएट निशांत राणा हैं, हम लोग वहाँ इस रिट को फाइट कर रहे हैं, जस्ट फॉर द जस्टिस, टू गेट जस्टिस फॉर अनुज थापन। क्योंकि पुलिस कस्टडी में किसी भी एक्यूज की डेथ होना बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। अब बात करें कि अनुज थापन का पुलिस कस्टडी में डेथ की, तो अनुज थापन और ये सोनू, 4 एक्यूज को अरेस्ट किया था, सोनू, विक्की, सागर और अनुज थापन। इनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था सलमान खान के घर फायरिंग केस में। फायरिंग होती है 14 तारीख को, इनको अरेस्ट करते हैं 21-22 तारीख को, और इनको कोर्ट में पेश किया जाता है 25 तारीख को। 25 तारीख को इनको कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पीसी रिमांड लिया जाता है, जो कि 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था। बट इनको 30 अप्रैल की जगह 29 अप्रैल को ऑलरेडी कोर्ट में एक दिन पहले ही पेश कर देते हैं। और उसका पेश करने का रीज़न भी था क्योंकि जब इनको 24 तारीख को अरेस्ट कोर्ट में शो किया कि 24 को अरेस्ट किया, हालांकि इनको डिटेन पहले से किया हुआ था, तो इनको अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे 25 तारीख को ही मुंबई की जो CID टीम है, क्राइम ब्रांच है, वो मकोका का केस रजिस्टर करते हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 25 को केस रजिस्टर कर रहे हैं, 26 को इनको सैंक्शन भी मिल गया मकोका रजिस्टर करने का, विच इज़ द लीगल प्रोसीजर कि आप बिना सैंक्शन के, बिना अप्रूवल के मकोका का केस रजिस्टर नहीं कर सकते। एक दिन में इनको अप्रूवल भी मिल गया। यहाँ FSL के अप्रूवल आने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और 25 तारीख को केस रजिस्टर करके 26 को सैंक्शन मिल जाता है, और 30 की जगह 29 तारीख को इनको कोर्ट में पेश करने का रीज़न ही यही था क्योंकि CID टीम जो थी उन्होंने इनका रिमांड लेना था। 29 को सेम डे इनको कोर्ट में पेश किया। वहाँ से जो एक एक्यूज सोनू था, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वो अरेस्ट होने से पहले ही उसकी बॉडी जली हुई थी, लेफ्ट पोर्शन उसका पूरा जला हुआ था, तो उसको उसमें पस वगैरह पड़ गई थी बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी मेडिटेशन टू हिम, को कुछ मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो उसको इन्होंने जेसी भेज दिया 29 को। बाकी 3 लोगों का मकोका के अंतर्गत पीसी लिया, और 29 तारीख को पीसी लिया और इनको रखा था आज़ाद मैदान थाने में। केस था बांद्रा का, सलमान खान का जो घर है वो बांद्रा में पड़ता है, बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड था, और इनको रखते थे आज़ाद मैदान थाने में। रीज़न बीइंग कि जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इनके पास लॉकअप नहीं था, लॉकअप की फैसिलिटी ना होने की वजह से इनको आज़ाद मैदान थाने में रखते थे। बट आज़ाद मैदान थाने में कब लेकर आते थे? सिर्फ रात को, पूरा दिन ये लोग रहते थे बांद्रा, वहीं पे इनसे इन्वेस्टिगेशन होती थी, जो इनको टॉर्चर किया गया वो वहीं पर किया गया, और वहीं से अनुज थापन की, ये तो पुलिस अथॉरिटीज ही बता सकती हैं कि उन्होंने उसको किस तरह से इंटेरोगेट किया, किस तरह का उसको टॉर्चर दिया, जिसकी वजह से एक दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और उसको पुलिस जो CID टीम है वो डिक्लेयर करती है कि जी इसने सुसाइड किया है। हमने जो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट भी फाइल की हुई है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स थी जो कोर्ट में फाइल की उन्होंने बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट, उसकी रिपोर्ट हमने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ने हमें अलाउ किया था कि आप लोग इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हालांकि हमें उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो उसमें जो हमने देखा, उसमें वी वर शॉक्ड कि इसके पास जो अनुज थापन है, इसने सुसाइड कैसे किया। इसके जो लॉकअप रूम था उसमें चाकू था, चाकू से कह रहे हैं कि जो दरी थी इनको नीचे बिछाने के लिए दी जाती है, और दरी इसने काट के फांसी का फंदा बनाया और उससे सुसाइड किया। अब ये तो कोई बताए कि भाई लॉकअप में चाकू आया कहाँ से, किसने दिया। तो यहीं से क्लियर है कि भैया जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसकी क्लियर कट मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर किया जा रहा है। और अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस रिट को फाइल हुए, अभी तक मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। हमने अपनी रिट में डिमांड की थी कि जो पुलिस ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उस टाइम ड्यूटी पर थे, जो इंटेरोगेशन कर रहे थे, उनको सबको सस्पेंड किया जाए। टिल डेट एक भी सस्पेंशन बॉम्बे पुलिस में से किसी की नहीं हुई है। जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स थे, किसी की सस्पेंशन नहीं हुई है।
और जो बॉम्बे सीआईडी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद वो मैटर स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। जो पहले डिस्ट्रिक्ट सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, नाउ स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट अगेन, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पुलिस ऑफिशियल्स आर सेम। अच्छा। पुलिस ऑफिशियल्स वही पुलिस ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, इवन सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स में मेंशन है कि एक जो पुलिस वाला है वो दूसरे पुलिस वाले के अगेंस्ट कभी कोई भी विटनेस स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो आपके जनरली कहने अ मैटर ऑफ ब्रदरहुड, कि अच्छा। भाईचारा, कि भाई एक पुलिस दूसरे पुलिस की, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, पुलिस पुलिस भी मौसेरे भाई। तो आपके कहने का मतलब है कि जो सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उसमें जो एक जैसा एलिगेशन है कि एक कॉन्स्पिरेटर था अनुज थापन, उसका पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ था। जी, हमारे एलिगेशंस यही है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया गया है। और उस मर्डर को जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए इसको सुसाइड का रूप दे दिया गया है। अच्छा, हम आपको यहाँ बताते चले कि अनुज थापन बिश्नोई समाज से था। जी, अनुज थापन बिश्नोई समाज से था, और जब पुलिस कस्टडी में मुंबई में उसकी मौत हुई थी तो राजस्थान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और जो एजेंसी के लोग हैं वो बताते हैं कि अनुज थापन की मौत के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, वो बदला भी लेना चाहता था। तो क्या ये हो सकता है कि जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उसके पीछे अनुज थापन, जैसा सोशल मीडिया में कह रहे हैं, एक वजह हो सो सकती है? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई है जो इसका आपने भी रेफरेंस दिया, हम्म मैंने भी वो पोस्ट देखी है। हम्म बट अगर हम लीगल प्रिजम्पशन की बात हम्म करें, तो जब कोई सोशल मीडिया पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, फोन पर कोई मैसेज दिया जाता है, हम्म तो उस मैसेज को लेकर एक जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है हम्म वो ये रहती है कि मैसेज वाज टारगेटेड फॉर दैट पर्सन हम्म जिसको वो भेजा गया है। हम्म ये कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि जिस आईडी से भेजा गया है उसी ने भेजा है वो। हम्म। अच्छा, चलिए, अब अभी लॉरेंस बिश्नोई एक केस में बरी हुआ है। जी वो कौन सा केस था, कब का केस था, जी, क्या पहला केस था उसका या दूसरा था? ये वन ऑफ द फर्स्ट केसेस, फर्स्ट या सेकंड केस था उसका, हम्म जिसमें एलिगेशंस थी। जब लॉरेंस कॉलेज में था, कॉलेज हम्म में उसने एंटर किया, हम्म तो ही वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। हम्म जो विक्की मिद्दू खेड़ा है, जो लॉरेंस का सीनियर था कॉलेज में, हम्म तो उसने 2011 में लॉरेंस बिश्नोई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोपो डिक्लेयर किया था। हम्म तो उस टाइम पे जो, हम्म ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, हम्म सब जगह पे पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। हम्म अदरवाइज एक ही पार्टी ना हो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में। हम्म डिफरेंट पार्टीज होती हैं, डिफरेंट उनकी विचारधारा होती है, डिफरेंट थॉट्स होते हैं। हम्म ये सब जगह होता है, हर तरह के, हर, अगर आप स्कूल में भी लें, हम्म जो आजकल स्कूल्स में भी हेड बॉय हेड गर्ल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम्म या आप कुछ भी, किसी भी तरह का कंपटीशन ले लो, हम्म सब में डिफरेंट थॉट्स होती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राइवलरी या मिसअंडरस्टैंडिंग, इस हम्म। तरह की पोजीशंस होती ही क्रिएट हो होती जाती हैं। होती है। तो उसी दौरान जब लॉरेंस ने इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कॉलेज में एंटर किया, तो जो इनकी अपोजिट पार्टी थी उनसे इनकी भी विचारधारा नहीं मिलती थी। तो किसी वजह से आपसी लड़ाई झगड़े भी हर पॉलिटिक्स में, हर इलेक्शंस में होते हैं। तो वो कॉलेज में कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो उन्हीं में जो लॉरेंस पे एलिगेशन लगी थी कि 2011 में फरवरी में अपोजिट जो इनका राइवल कैंडिडेट था उसके घर जाकर इन्होंने मारपीट की है और वेपन्स यूज किए हैं, फायर किया है। तो उसके आर्म्स एक्ट का और घर के अंदर घुस के मारपीट का, हाउस ट्रेसपास के, यही सब केस लगा था। और इसमें जो लॉरेंस बिश्नोई था उसको एक्विट कर दिया है अभी कोर्ट ने, रिसेंटली एक्विट हुआ है। आप ये देख लीजिए हमारा कोर्ट प्रोसीजर कितना डिले है। 2011 का केस 2024 में आके एक्विट हुआ है। अच्छा, आपने एक बात कही कि सोपू का जो प्रेसिडेंट है वो विक्की मिड्डू खेड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई को बनाया था, मतलब आगे बढ़ा के। जी, उस टाइम पे जब लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज गया था, तो उस टाइम पे सोपू का प्रेसिडेंट विक्की मिड्डू खेड़ा था। और जब विक्की मिड्डू खेड़ा आगे गया, तो हर साल कैंडिडेट्स चेंज होते हैं,
तो 2011 में विक्की मिद्दू खेड़ा ने नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे लॉरेंस का नाम स्पॉन्सर किया था। अच्छा दोस्तों, हमें अभी भी पता चले कि विक्की मिड्डू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई बड़े भाई के तौर पर मानता था, गोल्डी बरार भी मानता था। और विक्की, ऐसा बताती है पुलिस कि विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर की वजह का से सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, ये क्लेम किया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से। अब इसी पर एक सवाल देते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बताती है, और गोल्डी बरार ने भी हमारे इंटरव्यू में बताया था कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर किया था, जिसकी जांच पंजाब पुलिस ने नहीं की, और उसी का बदला लेने के लिए। तो विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर का क्या आप केस देख रही हैं, या आप बता सकती हैं कि क्या हुआ? नहीं, देखिए वो केस तो मैं नहीं देख रही हूँ, बट हाँ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है मुझे। जो विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर 2021 में हुआ था, उसमें जो सिद्धू मूसेवाला है उसका मैनेजर है शगनप्रीत। उसका नाम सामने आया था कि जो शगनप्रीत है उसने जो विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर्स थे उनको रेजिडेंस और खाना वगैरह, गाड़ी सब उसने अरेंज करवा कर दी थी। और जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये बात रिवील की गई थी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कि शगनप्रीत और जो सिद्धू मूसेवाला है दे आर इन्वॉल्व्ड इन विक्की मिद्दू खेड़ा's मर्डर केस, तो उसके बाद भी जो शगनप्रीत है, ये रिवील होने के बाद कि शगनप्रीत इज इन्वॉल्व्ड इन विक्की मिद्दू खेड़ा's मर्डर, ही वॉज अलाउड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद उसका नाम आने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गया है, और उसके बाद से आज तक उसको ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेकर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो शगनप्रीत है उसने यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल की थी, विच वॉज रिजेक्टेड बाय ऑनरेबल कोर्ट, और उनको बोला गया था कि आप आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। बट टिल डेट ना शगनप्रीत आया है, ना उसको लेकर आए हैं, ना उसको वहां अरेस्ट किया है। उस तरह उस चीज को लेकर आगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए हैं। अच्छा, जो विक्की मिड्डू खेड़ा है उसको लॉरेंस बिश्नोई या उसके जो लोग गैंग मेंबर हम कह सकते हैं, हालांकि उसके तो जी कॉलेज के बिल्कुल। दोस्त हैं, गोल्डी बरार उसके कॉलेज का था, लॉरेंस सब एक साथ पढ़ते थे। तो विक्की मिड्डू खेड़ा को कितना मानते थे लोग? कभी अगर जैसे किसी से आपकी मुलाकात हुई? देखिए बाकी लोगों से तो, जो भी अलग गैंग मेंबर्स, अब गोल्डी बरार की बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है कि वो बाहर है और लॉरेंस जेल में है। लॉरेंस से कभी विक्की मिद्दू खेड़ा को लेकर ऐसी कोई मेरी बात हुई नहीं है, बट हाँ इतना जो भी सोर्सेज हैं या जितना पता है केसेस के थ्रू, ये है कि हाँ वो विक्की मिद्दू खेड़ा, जब आप किसी को प्रमोट करते हो, जो इन्फॉर्मेशन है कि विक्की मिद्दू खेड़ा ने लॉरेंस को प्रमोट किया था इन सोपू पार्टी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम जनरल भी यूज करते हैं। कोई अगर हमें प्रमोट करता है तो हम उसको गुरु बड़ा भाई मानते हैं, और साथ पढ़ने वाला था, साथ हर वक्त उठना बैठना था, तो एक बॉन्डिंग अटैचमेंट हो जाती है, दैट इज जेन्युइन। वो सिर्फ लॉरेंस के लिए नहीं, किसी गैंग के लिए नहीं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। हम लोगों की भी अगर हम किसी के साथ उठते बैठते हैं तो एक बॉन्डिंग अटैचमेंट हो जाती है। और जहां तक बात करें लॉरेंस की, तो लॉरेंस अपने घर से दूर रह रहा था। लॉरेंस की फैमिली इज इन अभोर, और लॉरेंस रह रहा था चंडीगढ़। तो स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है, और जो एक सेम एज ग्रुप के होते हैं, साथ उठना बैठना, और जहां आपकी थॉट्स मिलने लग जाती हैं, तो वहां बॉन्डिंग आपकी फैमिली से भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के आप कितने केसेस अभी हैंडल कर रही हैं? देखिए लॉरेंस बिश्नोई के जो दिल्ली के केसेस हैं, वो मैं और मेरे एसोसिएट बड़े भाई हैं निशांत राणा, हम लोग देख रहे हैं। और दिल्ली में लॉरेंस का एनआईए के केसेस हैं, मकोका है, उसके अलावा 4 केसेस आर्म्स एक्ट के हैं जो स्पेशल सेल के हैं, वो सब मैं देख रही हूँ। अब हम केसेस पे जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जो आपने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है, और फिलहाल वो कहाँ है, किस जेल में है? देखिए लॉरेंस बिश्नोई से जब लॉरेंस दिल्ली था, तिहाड़ जेल में था, तो ऑलमोस्ट वीकली एक मुलाकात हो जाती थी, क्योंकि केसेस उस टाइम पे मकोका और एनआईए शुरू हुए थे। तो मकोका के रिलेटिव जो उसका डिफेंस है, जैसे जैसे मैं फाइल पढ़ती थी उसमें जो पॉइंट्स निकल कर आते थे, उनको क्रॉस करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ लीगल मुलाकात के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि कैसे कंफर्म करूं।
तो लीगल मुलाकात जब तक तिहाड़ में था तब तक ऑलमोस्ट वीकली एक मुलाकात ज़रूर हो जाती थी। हम्म, और जब से फिलहाल साबरमती जेल में है, हम्म, तो ड्यू टू वर्कलोड या टाइम मैनेजमेंट कह लो हम्म, कि वहां जाके फिजिकल मुलाकात करना पॉसिबल नहीं है। जब वीसी पर पेश कराते हैं उसको, हम्म। तो विद कोर्ट्स परमिशन कोर्ट में ही वीसी पर कुछ अगर पॉइंट जो जरूरी होता है पूछना होता है तो पूछ लेते हैं। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई से अगर लीगल लीगल जो आपके केसेस हैं उसको लेकर मुलाकात, तो लॉरेंस बिश्नोई क्या उस केसेस को गौर से सुनता है, पढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है कि कैसे डिफेंड करना है, कैसे नहीं करना है, क्या बोलता है? देखिए, लॉरेंस की अगर बात करें तो लॉरेंस खुद एक लॉ स्टूडेंट रहा है। हम्म, हालांकि वो अपनी लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया था ड्यू टू जो उसका केसेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर उस पे फेक केसेस में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हम्म, तो उसके बाद वो अपने लॉ कंप्लीट तो नहीं कर पाया, बट हाँ उसको लीगल पॉइंट्स की नॉलेज है और वो इस चीज़ को समझता है। ज़्यादा कभी नहीं पूछता केसेस को लेके, वो कहता है आप देख लो, जो चार्जशीट में है उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। हम्म, तो जो चार्जशीट में होता है, जो पॉइंट्स उससे क्लियर करने होते हैं, पूछने होते हैं, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, वो बता देता है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। और जहाँ तक बात करें लॉरेंस के केसेस की, तो जब एक इंसान जेल में है, जेल में उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई फ़ोन फैसिलिटी नहीं है। हालाँकि ये बहुत एलिगेशंस लगती हैं कि लॉरेंस मैं बिश्नोई के पूछता पास आपसे। फ़ोन है, फ़ोन चलता है, वो फ़ोन से ही सबको ऑर्डर देता है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि भाई वो कौन-सा फ़ोन है जो फ़ोन करने के बाद इनविजिबल हो जाता है? एक क्योंकि फ़ोन्स की रिकवरी तो होती नहीं है। नहीं, एक इंटरव्यू तो दिया उसने। सर, अगर इंटरव्यू की बात करें तो वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी उसमें चल रहा है कि वाकई उसके पास फ़ोन था या नहीं था। और उससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं, हालांकि ये लगेगा बिल्कुल फिल्मी, हम्म, बट हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें डबल रोल होता है। अच्छा आप बोलिए मतलब लॉरेंस बिश्नोई, ये देखिए ये तो बात मे बी अ पॉसिबिलिटी। ये आप पचेंगे नहीं, हालांकि आप वकील हैं। लेकिन एक बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक ऑडियो सामने आया था जिसमें जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था, उसको कॉल करके जानकारी दी गई थी कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया। तो यानी और तिहाड़ जेल में भी वो किसी न किसी का फोन तो यूज कर ही रहा था। सर, फिर मैं यही कहूंगी इसमें कि अगर कोई फ़ोन यूज़ हो रहा था तो वो फ़ोन रिकवर क्यों नहीं हुआ? हम्म, ये सिर्फ एक ऑडियो क्लिप मीडिया में उस टाइम पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बहुत वायरल हुआ था, हम्म, बट ये ऑडियो क्लिप की ऑथेंटिसिटी अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। ऑडियो क्लिप है तो ऑडियो कहीं तो रिकॉर्ड हुई होगी। हम्म, कहाँ है वो फ़ोन? ना इस एंड का फ़ोन रिसीव हुआ है, ना उस एंड का। हम्म, तो बीच में ये हवा में ऑडियो क्लिप कहाँ रिकॉर्ड हुई है? अगर कोई फ़ोन था, यूज़ हो रहा था, तो रिकवर भी तो होना चाहिए। और जेल ऐसी जगह है जहाँ पर परिंदा भी जेलर की परमिशन के बिना पर नहीं मार सकता। उसको भी अंदर आने की परमिशन नहीं होती। तो हम्म, फ़ोन अंदर आया कहाँ से? और चलो मान लेते हैं कि आया, तो अंदर के अंदर वो गायब कहाँ हो गया? कोई च्युइंगम थोड़ी है कि कोई चबाकर निकल जाएगा। हम्म, तोड़ेगा, फेंकेगा तो रहेगा तो वो जेल प्रेमाइसेस के अंदर ही। हम्म, बट आज तक उस फ़ोन की रिकवरी नहीं है। और डिफरेंट जेल अथॉरिटीज़ से भी जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने थ्रू लेटर या पर्सनली अप्रोच करके उनसे डिटेल्स मांगी है कि लॉरेंस से आज तक कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग हम्म, जेल्स में रिकवर हुआ है, तो हर किसी जेल अथॉरिटी का यही रिप्लाई आया है, नथिंग इंक्रिमिनेटिंग हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिम। सिर्फ आज तक जो मेरी नॉलेज में है, एक केस है जिसमें उससे फ़ोन रिकवर हुआ था, वो है 2017-18 का। क्या था? फ़ोन रिकवरी का जो प्रिज़न एक्ट होता है 52A, वो बस एक केस है। आई डोंट रिमेंबर द जेल नेम कि किस जेल का है, बट 2017-18 का है। अब आप बताइए कि अगर आप 18 में कोई चीज़ प्लानिंग कर रहे हो, चलो फ़ोन आपके पास रिकवर है और वो भी अभी मैटर ऑफ ट्रायल है, उसमें कन्विक्शन नहीं है हम्म, कि वाक़ई उसके पास फ़ोन रिकवर हुआ था, प्लांटेड था, क्या था, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है। हम्म, अ, अगर चलो मान भी लें कि फ़ोन रिकवर हुआ है, तो क्या 18 में कोई 22 की 23 की प्लानिंग कर सकता है? मिद्दू खेड़ा का मर्डर होता है 21 में, क्या 18 में वो इतना एंटिसिपेट कर लेगा कि 21 में उसका मर्डर होगा और 22 में मैं उसको सिद्धू मूसेवाला को मरवाऊंगा या उसके बाद सलमान के घर फायरिंग कराऊंगा? हम्म, ये तो सब सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि काल्पनिक बातें हैं।
काल्पनिक भी ऐसी जिसका कोई बेस नहीं है। तो 18 में, लेकिन उसने, मुझे याद है, पुलिस जिप्सी में तो बोला था कि सलमान को मारूंगा। सर आप उसकी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा प्ले करके सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा। उसने तब भी यही कहा था, उसकी स्टेटमेंट यही थी कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हुआ हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर कभी कोई क्राइम किया तो सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे। वो उसकी इच्छा थी कि अगर, क्योंकि उसी टाइम 2018 में सलमान खान को ब्लैक बग पोर्चिंग केस में कन्विक्शन हुई थी 5 साल की। तो तब उसने ये अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई क्राइम किया तो सलमान खान को मारूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सलमान खान को मारूंगा। उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अगर कभी क्राइम करने का मन हुआ तो ये क्राइम है जो मैं करना चाहूंगा। तो ये इच्छा आपसे जब मुलाकात हुई उसमें जाहिर करी है उसने? नहीं, कभी? ऐसे कभी कोई बात नहीं हुई। क्या बातचीत होती है उसके अलावा? आप हाँ, बताती हैं कि ब्लैक बग पोस्टिंग केस के बारे में मैंने बात की थी, क्योंकि जब ये दोबारा बहुत सारा लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करके बहुत सारे केसेस इंप्लीमेंट हुए, तो जब यहाँ मकोका में दिल्ली उसको लेकर आए थे, उसके बाद एक बार लीगल मीटिंग के टाइम पर मैंने पूछा था, मैंने कहा सलमान खान का ये जो ब्लैक बग वाला केस है, इससे रिलेटेड क्या है, क्या इसका मैटर है। तो तब उसने बताया था कि 2018 में जब उसको कन्विक्शन हुई है, तो हम तो बस यही चाहते हैं कि कन्विक्शन हुई है, उससे पहले बिश्नोई समाज ने कभी इस चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज जो बिश्नोई समाज है बहुत वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और ब्लैक बग्स की वो पूजा करते हैं। और जहाँ तक बात करें कि अगर कि किस हद तक उसकी पूजा करते हैं, किस हद तक उसको सैक्रेड एनिमल मानते हैं, तो जब अगर उनको कोई ब्लैक बग, कोई छोटा बच्चा हिरन का अनाथ मिल जाता है कि हाँ किसी की मदर की, फादर की किसी भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी भी तरीके से डेथ हो गई, उसका बच्चा अनाथ कहीं सड़क पर उनको घूमता हुआ मिल जाता है, तो जो बिश्नोई समाज की महिलाएं हैं उस बच्चे को अपने घर लाकर स्तनपान तक कराती हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बग को वो किस हद तक सैक्रेड मानते हैं, उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। तो अगर जब सलमान खान को ब्लैक बग पोर्चिंग केस में 5 साल की कन्विक्शन हुई, तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि हम लोग तो इनकी पूजा करते हैं और ये इनको मारते हैं, और मार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इसी को मारा है, ये तो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, दैट मीन्स कोर्ट ने स्टैंप लगा दी कि यू आर गिल्टी आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एविडेंसेस। सब कुछ कंसिडर करने के बाद जब कोर्ट अगर किसी को कन्विक्ट या एक्विट कर देती है तो दैट इज वी कैन से कि ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ आपके अगेंस्ट कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने ये काम किया है, आप गिल्टी हो। और जो बिश्नोई समाज 2018 से पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, सलमान खान से कोई राइवलरी, कोई दुश्मनी, कोई नाराजगी किसी ने जाहिर नहीं की, क्योंकि उनको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कोर्ट है, उस पर ट्रस्ट है। हमको भी ट्रस्ट है कि जो कोर्ट करेगी, कोर्ट के डिसीजन को हम सब मानते हैं। तो वो सिर्फ एक जो हमारा, हम कहें कि इंडिया में जो ये कन्विक्शन का कल्चर है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। उससे पहले अगर आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को देखें तो हमारे यहाँ गलती की सजा नहीं, गलती का पश्चाताप होता है। तो बस यही बिश्नोई समाज की डिमांड है। नहीं, बिश्नोई जो बोल रहा था, लॉरेंस ने क्या बोला था? सेम चीज कि जो लॉरेंस बिश्नोई की या आज की डेट में कंप्लीट बिश्नोई समाज की डिमांड यही है, वो यही चाहते हैं कि जो सलमान खान ने गलती की, जिसपे कोर्ट ने ऑलरेडी स्टैंप लगा दी है, कन्विक्शन दे दिया है कि आपने ये पाप किया है, आपने ये जो गलती है की है, ब्लैक बग केस में ही उसको 5 साल की सजा हुई है, तो कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी, तो वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो आपने गलती की है आप उसका पश्चाताप करें। और पश्चाताप कहाँ, कोई बिश्नोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो ये कहे कि आके हमसे माफी मांग लो, ये इस पर्टिकुलर बिश्नोई नाम का बंदा है, इससे माफी मांग लो। वो चाहते हैं कि जो हमारा तीर्थ स्थल है, मुकाम मंदिर बीकानेर से आगे है, वहां पर जाकर आप अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, आप अपनी गलती को रिग्रेट करो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं आगे से
इस तरह की गलती दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स की बात सब करते हैं, ड्यूटीज़ की बात कोई नहीं करता। अगर आपने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी हैं, तो उसमें भी एक ड्यूटी है दैट यू शुड हैव कंपैशन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यू विल थ्राइव फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो हम तो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो बिश्नोई समाज है, वो यही कह रहा है कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटी फुलफिल करो। उसकी एक ओथ लो कि भैया हम दोबारा कभी किसी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट ही करेंगे, उसको हार्म नहीं करेंगे। सिर्फ आपको फंडामेंटल ड्यूटी तो परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें इतना ईगो किस चीज़ का? अच्छा, तो मतलब लॉरेंस ने कहा कि गिल्टी है सलमान खान, उसको जाके जी माफी मांगो। बिल्कुल, वो जो कन्विक्शन के बाद ही बिश्नोई समाज की ये डिमांड है कि उसने जो गलती की है, जो कन्विक्शन है, उसकी वो सज़ा हमारे जो एंशिएंट हमारा कल्चर है, हमारा हिंदू कल्चर है, उसमें सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। शुरू से भी यही था कि अगर आप गलती कर रहे हो, और इवन आज की डेट में भी कोर्ट्स प्ली बार्गेनिंग जैसी चीज़ है। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है कि अगर आपने कोई गलती की है, जो पैटी ऑफेंसेस हैं, कुछ केसेस हैं जिनमें कोर्ट अलाउ करती है कि अगर आप अपनी गलती मान लेते हो तो आपको कम से कम सजा दी जाती है। अच्छा, आपने ये बताया लॉरेंस को कि उस पर एनआईए ने आरोप लगाया कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर आतंकवाद फैला रहा है, तो वो तो आतंकवादी का तमगा लगा लॉरेंस पर। ये बात बताइए, उसका क्या रिएक्शन था? देखिए, ये बात लॉरेंस को ऑलरेडी पता है कि उस पे एनआईए का केस है और उसको खालिस्तानियों के साथ लिंक कर रहे हैं। चार्जशीट उसने भी देखी है और न्यूज़ अंदर जेल में भी टीवी चलते हैं, तो न्यूज़ काफ़ी हद तक उनको पता होती है अंदर जेलों में कि क्या न्यूज़ में आ रहा है, क्या एलिगेशंस हैं। तो हाँ, उसको पता है कि उस पे एनआईए ने टेररिस्ट का साथ देने का आरोप लगाया है। बट एट द सेम टाइम एक चार्जशीट में वो कहते हैं कि आप खालिस्तानियों के साथ हो, दूसरी चार्जशीट में आप कहते हो कि जी खालिस्तानियों का मर्डर कर रहे हो। खालिस्तानियों के मर्डर में नाम आ रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही पहले कंफर्म कर लें कि वो खालिस्तानियों के साथ है या अगेंस्ट है। नहीं तो कौन से चार्जशीट में नाम आ रहा है खालिस्तान मर्डर कर रहा है? सर, जो अभी कनाडा में भी एलिगेशंस लगे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ने निर्जर की हत्या वहां कराई है, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो चीज़ रिवील होकर सामने आ जाएगी तो देखेंगे। और जहां तक एनआईए की चार्जशीट की बात करें, इसमें खालिस्तानियों के साथ होने का आरोप जरूर लगा है, वो सिर्फ आरोप है, उससे रिलेटेड एविडेंस पूरी चार्जशीट में कुछ नहीं है। आपने बोला होगा ना भाई आतंकवादी का आरोप लगा उसके ऊपर, तो वो कभी तो रिएक्ट किया होगा आपसे बातचीत में कि आतंकवादी है वो, तो आपने पूछा होगा भाई क्या है ये, खालिस्तानियों के साथ तुम कर रहे हो ये वो, कुछ तो बताया नहीं, होगा। तो वो तो क्लियर कहता है कि मेरा खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कभी कोई खालिस्तानी के साथ रिलेशन नहीं है। और अभी आप गोल्डी बराड़ के इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो गोल्डी बराड़ ने आपके उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, देश के हित में खड़े हैं। और जहां तक बात है खालिस्तानियों का, तो खालिस्तानियों को मारने में भले ही नाम आ जाए, बट खालिस्तानियों के साथ कभी नाम नहीं आएगा। बिल्कुल दोस्तों, रजनी जी ने बिल्कुल सही कहा। गोल्डी बराड़ का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था उससे कि एक तो ये आरोप लगते हैं कि आईएसआई के साथ मिलकर आप लोग काम करते हैं और खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर करते हैं। तो गोल्डी बराड़ ने साफ साफ कह दिया था कि खालिस्तानी आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एलिगेशन ये भी लग रहा था कि डी गैंग, दाऊद इब्राहिम गैंग से उनकी मिली भगत है, उस पर भी गोल्डी बराड़ ने सफाई दी थी कि कभी नाम आएगा तो दाऊद को मारने वालों के साथ नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने कई बम धमाके किए। तो ये क्लेरिफाई किया था गोल्डी बराड़ ने जी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी बात सामने आती है कि वो जेल में रहता है तो व्रत करता है, पूजा पाठ करता है। उसकी दिनचर्या के बारे में कभी हाँ, आपको दिनचर्या के बारे में मुझे पता है। जब बात सामने आई थी तो मैंने ये उससे पूछा था, तो उसने भी बताया था, ये कंफर्म किया था कि हाँ, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार जो है, जिसमें सूर्य नमस्कार एक बहुत हमारा पुराना योगा का फॉलो है, उसमें 16 से ज़्यादा तरह के योगासन्स हैं, वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो सूर्य नमस्कार वो डेली करता है 108 बार, सुबह उसी से उसके दिन की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, और पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ वो डेली करता है। बाकी इतने सारे केसेस का ट्रायल फेस कर रहा है,
कुछ टाइम पेशियों में चला जाता है, और पेशी भी उसकी सारी वीसी से होती है, फिजिकल तो लेकर नहीं जाते। तो वीसी से पेशी के बाद जब हम कोर्ट में पेश होते हैं तो आधा दिन निकल जाता है ऑलमोस्ट। तो उसके शाम को थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, उनको जनरली बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है वो, बैडमिंटन खेलता है अंदर भी, और बाकी पूजा पाठ में उसका दिन निकल जाता है। एक बात ये भी आई कि वो व्रत रखता है, जी। मतलब मौन व्रत रखता है। मौन व्रत वो नवरात्रों में, जो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों नवरात्रे और मंगलवार, हर मंगलवार हम्म मौन व्रत रखता है, सुंदरकांड का पाठ करता है अपना बैठ के। मौन व्रत है, इंसान ने किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो बैठ के अपना सिर्फ पूजा पाठ ही करता है, और तो ऐसा कुछ उसके रूटीन में है नहीं। अंदर बैठ के सिर्फ पूजा पाठ और अपना खेल कूद में, एक्सरसाइज में, इसी पे ध्यान देता है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि अन्न तो उसने छोड़ा ही हुआ है। ये चीज़ मैंने उससे पूछी थी, मैंने कहा लॉरेंस तुम अन्न तो खाते ही नहीं हो, 2018 से अनाज खाना छोड़ा हुआ है, तो तुम्हारा तो रोज़ ही व्रत है। तो ये स्पेशल उसमें क्या होता है कि सावन में व्रत रखना है, और ये मंगलवार को या नवरात्रों में, कहते हैं नवरात्रे और मंगलवार तो मैं मौन व्रत रखता हूँ, क्योंकि डेली जैसे फ्रूट ही खाता है और कुछ खाता नहीं है, अनाज नहीं खाता, तो डेली ही फास्ट है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वो डेली फास्ट तो रखता हूँ, वो तो डेली का मेरा एक लाइफस्टाइल है। फास्ट क्या होता है? फास्ट एक नियम होता है कि हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग अपना व्रत का अलग नियम होता है। जैसे मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं तो उनके व्रत का नियम अलग है। हम लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं तो हमारा नियम अलग है कि हम वो कुट्टू का आटा या अनाज नहीं खाते, स्वांग के चावल खाएंगे, सिंघाड़े का आटा खाएंगे, आलू खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। तो कहते हैं ये एक नियम है, और मैं अपने व्रत का नियम ये मानता हूँ कि आगे पीछे भले ही मैं एक से दूसरे टाइम फ्रूट ले लूँ, उस दिन एक ही टाइम लेता हूँ, या कोशिश करता हूँ कि ना लूँ। जैसे नवरात्रों में वो सिर्फ पानी पे रखता है व्रत, फ्रूट भी नहीं खाता, फ्रूट भी छोड़ देता है। तो कहता है ये नियम है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे, हमारी संस्कृति बची रहे, आगे आने वाली जनरेशन्स को हम अपनी संस्कृति देना चाहते हैं, तो उसका बर्डन हमें लेना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जब लॉरेंस ने मुझे ये सब चीजें बताई तो आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। आई एम एडमिटिंग कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड विद लॉरेंस बिश्नोई, और मैंने भी 2021 के बाद से सावन का पूरा महीना व्रत रखना शुरू किया है। मैं करती हूँ, एंड अच्छा लगता है। आई फील लाइट कि बॉडी भी आपकी प्योरीफाई हो जाती है, और थ्रू आउट द डे कहाँ दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। अन्न खाना छोड़ दिया मतलब नहीं समझा। सर अन्न खाना छोड़ दिया मतलब कि वो सिर्फ फ्रूट खाता है, दूध दही लेता है, उसी पे सरवाइव करता है, दाल रोटी सब्जी वो ये सब चीजें नहीं खाता। नहीं, आप लॉरेंस की वकील हैं जी और ताबड़तोड़ उसके ऊपर केस लग रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया आप देख ही रही होंगी, छाया जी हुआ है। तो उसकी जो इमेज है, उस इमेज का फर्क, बीइंग लॉयर, वो पड़ता है जब केसेस में जाते हो, छवि पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं, देखिए कोर्ट इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस चलते हैं। कोर्ट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कैसे हो। तो कोर्ट इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। कोर्ट में तो सिर्फ एविडेंस, चार्जशीट, जो विटनेसेस हैं, एविडेंस है, चार्जशीट है, उसी सब चीजों पे कोर्ट डिसाइड करती है। आपको फर्क नहीं पड़ा मतलब? जैसे नहीं नहीं कभी डर, मतलब कि बहुत ना खतरनाक और नहीं नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ है, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है। और अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके इंटरव्यूज कई बार सोशल मीडिया पे मैंने भी देखे हैं, वो भी यही कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल साधारण है। और जब उस पे फर्स्ट केसेस लगे थे तो 18 साल का यंग लड़का था, और उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल एक ऐसा बच्चा था जिसको ये भी नहीं पता कि पुलिस वालों को कभी वो अंकल बोल रहा है, कभी वो सर बोल रहा है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल आम भाषा में लोग बात करते हैं ऐसे ही करता था। और इंसान, ये हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज ये इन सब चीज़ों में उसमें चेंज ज़रूर आया, बट स्टिल बेसिक तो जो उसकी अपब्रिंगिंग है वो वही है। और जो उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उसका नेचर बोलें,
वो वही है, बिल्कुल साधारण है। आप अगर उससे ऊँची आवाज़ में बात करोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आगे से आप पे चिल्लाएगा नहीं, वो आपकी बात सुनता है। क्या बिहेवियर है लॉरेंस का, किस तरह का बिहेवियर है, मतलब कि हाव भाव क्या है, या उसको पता चल रहा है कि भाई जेल के बाहर तो लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जा रहा है, मतलब अब तो बड़ी बहुत चिंता की बात है कि लड़के इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं उसको लेकर। सर मैंने अभी एडमिट किया ऑन कैमरा, मैंने अभी एडमिट किया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। यदि आप बट इन्फ्लुएंस मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि जहाँ मेरी थॉट्स हैं, अगर मैं रिलीजियस हूँ तो मैं उसके रिलीजियस नेचर से इन्फ्लुएंस हूँ। अगर किसी का डिवोशन, किसी का रुझाव क्राइम की तरफ है तो वो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से इन्फ्लुएंस होगा। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, उसके साथ के जितने भी लोग हैं जो उसके अलेज गैंग मेंबर्स हैं जिनका नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे वो राजू बसोदी है, काला राणा है, संपत नेहरा है, ये सब लोग भी बहुत ही धार्मिक हैं। ये सब लोग, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितना मुझे पता है, जो भी लॉरेंस के इन्फ्लुएंस में आता है, वो मंगलवार के व्रत तो सबने ही रखने शुरू किए हुए, सभी रखते हैं मंगलवार के व्रत। और खाने की बात करें तो बहुत साधारण खाना खाते हैं, कोई चिप्स बिस्किट की कभी किसी की डिमांड नहीं होती। सबने अनाज तो नहीं छोड़ा हुआ है, बट हाँ ये जो फास्ट फूड है ये कोई भी नहीं खाता। जी, तो ये जो धार्मिक है, ये धर्म कर्म, ये तमंचे गोली तक कैसे चला गया, आरपीजी तक कैसे चलाया? सर आरपीजी अटैक का ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आरपीजी अटैक में हर जगह, इवन कोर्ट्स में भी, अभी कल भी मैं कोर्ट में थी तो एक एक्यूज्ड की वीडियो कॉल और एसटीडी कॉल की एप्लीकेशन लगी हुई थी कोर्ट में। तो जो जज साहब थे उन्होंने पूछा कि भैया ये 2014 से 2010 से अंदर है पर्सन, तो आप अब तक जेल अथॉरिटीज इसको जो एसटीडी कॉल्स हैं वो फैसिलिटी क्यों इसकी रिवोक कर ली गई है, क्यों अलाउ नहीं कर रहे? तो जो प्रोसिक्यूशन का था उनका रिप्लाई क्या था कि जी लॉरेंस बिश्नोई का एक ऑडियो या उसकी इंटरव्यू वायरल हुआ था, तो ये लोग भी अपनी जो एसटीडी कॉल्स हैं उसका मिसयूज ना कर लें, इसलिए हम अलाउ नहीं कर रहे। इज इट रेलिवेंट? हर किसी क्राइम का एक पनिशमेंट है और हर एक्यूज्ड का एक अपना हम कह सकते हैं कि जिस अपराध को तुमने किया है उसी की सजा मिलती है। मेरे भाई ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने, मेरे किसी जानकार ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा मुझे नहीं मिल जाएगी। तो इस ग्राउंड पे किसी दूसरे की एसटीडी कॉल डिनाई करना कि भैया लॉरेंस बिश्नोई ने मिसयूज किया था, आप मिसयूज ना कर लो, इसलिए आपकी फैसिलिटी बंद कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 शूटर हैं, गोल्डी बरार विदेश में अमेरिका में बैठा, वहां से लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर जो है ऑपरेशन को अंजाम देता है, ये सब क्या है सर 700 शूटर की बात करें, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके इस ऑफिस में कितने लोग हैं, कितना स्टाफ है, यू विल गिव अ स्पेसिफिक नंबर कि भैया 40 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो उन 50 लोगों की कोई आइडेंटिटी भी होगी, कोई नाम भी होगा। वो 50 काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 50 तक काउंटिंग नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी है, कोई एड्रेस है, कोई नाम है, कोई उनका फिजिकल अपीयरेंस है। आप उन आपसे अगर उनके 50 की मैं लिस्ट मांगू आप दे दोगे? मैं बोलूं कि मेरे ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं तो उन 20 लोगों के नाम हैं। एनआईए की चार्जशीट में ये एलिगेशंस हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 शूटर हैं। भाई 700 शूटर हैं कौन, कहाँ है, क्या है इनका नाम, क्या आइडेंटिटी है? दैट इज अ सीक्रेट। और ये भी बता रहे हैं कि जैसे दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में पूरा ड्रग्स के जरिए और अपने क्राइम सिंडिकेट के जरिए टेरराइज किया मुंबई को, ठीक उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग ग्रो कर रहा है, उसी तरह से कर रहा है। देखिए दाऊद इब्राहिम की बात करें तो दाऊद तो कभी आज तक पुलिस कस्टडी में आया ही नहीं, अरेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो बाहर है। जो बंदा फ्रीडम में है, बाहर है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, किसी को भी कैसे भी अप्रोच कर सकता है। बट जो एक बंदा कस्टडी में है, लास्ट 9-10 सालों से कंटिन्यूअस कस्टडी में है, क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं? क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो सोशल मीडिया यूज कर सकता है? क्या वो वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है? तो दाऊद का और लॉरेंस का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इट इज जो हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि उनका कंपैरिजन कर भी रही है एजेंसी तो किस ग्राउंड पे कर रही हैं और क्या कंपैरिजन कर रही हैं।
यही तो खेल है जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक गैंगस्टर जेल में है और उसके नाम पे ताबड़तोड़ फायरिंग, कभी सलमान खान के घर पे फायरिंग, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जा सर रहा है, अब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो जा रहा है, ताबड़तोड़ ये हो क्या रहा है? सर ये पूछा सबसे आपने उससे कभी? सबसे रिसेंट उससे तो पूछने की बात ही छोड़ दो। अभी आप रिसेंट देखो तो अभी उसको शाहरुख खान को सलमान खान हम्म, से एक्सटॉर्शन के लिए आ गया था कि हम्म, बॉम्बे पुलिस के वो तो नकली नंबर है। पे। सेम चीज सर, जब वो नकली है तो बाकी सब असली होने की क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या एविडेंस है कि बाकी सब असली है? वो तो पुलिस ने ही डिक्लेयर कर दिया ना, हम्म, एजेंसीज ने ही डिक्लेयर कर दिया ना कि ये सिर्फ उसका नाम यूज किया गया है। जब एक इंसान नाम यूज कर सकता है तो बाकी लोगों के नाम यूज करने पे कहाँ पाबंदी है? नहीं, लेकिन अभी जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उसमें एक यूपी एसटीएफ ने शूटर अरेस्ट किया, तो उसमें तो प्रेस रिलीज में लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर है, अनमोल बिश्नोई से बातचीत कर रहे थे टेलीग्राम के जरिए, और अनमोल बिश्नोई ने किया। सर इसका आंसर अभी आप ही ने दे दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं, अनमोल बिश्नोई से बात कर रहे थे। जब बात अनमोल बिश्नोई से अगर कर रहे थे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि हम्म, अनमोल बिश्नोई भी अनमोल बिश्नोई था या कोई और था अनमोल बिश्नोई के नाम से कॉल कर रहा है। हम्म, आप किसी को फोन कॉल से आप किसी का आइडेंटिटी ट्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं ओझा जी मैं रजनी बोल रही हूँ, मैं आपको फोन करूं, या मेरे नंबर से कोई दूसरा बंदा फोन करे कि जी रजनी मैडम बोल रही हैं या मैं रजनी बोल रही हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होगी? सिर्फ फोन कॉल से क्या आइडेंटिटी प्रूफ होती है? वो भी वॉइस कॉल से? हम्म, नॉट पॉसिबल। और बात करें कि लॉरेंस की, अगर दो लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यूज करके सलमान खान से एक्सटॉर्शन मांग सकते हैं, शाहरुख खान के नाम से एक्सटॉर्शन मांग सकते हैं कि शाहरुख खान से इतने एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आया है, अगर वो झूठे हो सकते हैं, तो ये कहाँ प्रिजम्पशन है कि बाकी जो एलिगेशंस लॉरेंस के नाम पे लगी हैं वो सही हैं? अच्छा। ऐसी कोई प्रिजम्पशन लॉ में भी नहीं है। ठीक है, आप वकील हैं तो अच्छा कानूनी दांव पे जानते हैं। मैं सिर्फ अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का सगा भाई है, वो उसका भी नाम अब क्राइम में आ रहा है। कभी लॉरेंस से बात हुई कि छोटा भाई का भी नाम आ रहा है ऐसे? देखिए जहां तक बात करें अनमोल बिश्नोई की, अनमोल बिश्नोई पे जब फर्स्ट केस लगा था तो ही वॉज अ जुवेनाइल। हम्म, उसके बाद से, और जो अनमोल बिश्नोई का जितने भी केसेस हैं वो लगे हैं 2018 के बाद, हम्म, और 2018 वाज द टर्निंग पॉइंट जहां से लॉरेंस का नाम हाईलाइट होना शुरू हुआ। हम्म, 2018 में वो इंसिडेंस क्या था जो उसने जीप में बैठते हुए सलमान खान का नाम लिया था। हम्म, उसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई पे भी मोस्टली केसेस मर्डर के हो गए या किसी भी तरह के कोई भी केसेस हैं, उसका अगर आप देखेंगे ना हम्म, लिस्ट ऑफ केसेस अगर मैं आपको दूं, आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली केसेस, मोस्टली इन द सेंस मैं कहूँगी कि 90% केसेस 2018 के बाद के हैं। और जो उसके भाई का इन्वॉल्वमेंट, उसका नाम भी आना शुरू हुआ वो 2018 के बाद ही आना शुरू हुआ। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके इन्फ्लुएंस में, अगर लोग आज लॉरेंस को फॉलो कर रहे हैं तो सलमान खान की तो फैन फॉलोइंग बहुत पहले से है और बहुत ज़्यादा है। नहीं तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या इंडायरेक्टली में है कि वो जो जिप्सी में लॉरेंस ने बोला था कि कभी मौका मिला तो सलमान को जी, जूतों मारेंगे, उसके जी। बाद से केसेस लगने उसके लगे? बाद से केसेस लगे हैं, उसके बाद से ही अनमोल बिश्नोई पे भी केसेस लगे हैं। उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, और यहाँ तक कि जिस दिन वो बेल आउट होना था, उसको जेल से बाहर आना था, जस्ट 1 डे बिफोर उस पे फर्दर एक मर्डर केस लग गया। और जेल से बाहर आने के बाद वो कहाँ है कहाँ नहीं है, फैमिली से भी नहीं मिला, उसके वेयर अबाउट्स उसकी फैमिली को भी नहीं पता। अब आप ये उस माँ बाप पे भी सोच सकते हैं क्या बीतती होगी जिनके एक बेटे को पूरी एजेंसियों ने टारगेट किया हुआ है, दूसरे से वो मिल नहीं पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि बेटा है कहाँ, ठीक है या नहीं है। उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी? टारगेट ऐसे थोड़ी नहीं कर देना, कुछ कर रहा है तभी तो टारगेट कर रहे होंगे सर ना। वही तो, कि कुछ कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, एविडेंस तो दो। सिर्फ आपने कह दिया कि कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसने कर दिया। अच्छा, जमानत क्यों नहीं लगाता? कि जो जमानत लगाए तो बाहर आ सकता है, जमानत बेल कभी नहीं लगाता लॉरेंस? नहीं, बेल नहीं लगाई है। स्टार्टिंग में जो केसेस थे उनमें बेल आउट था। इवन जिस केस में अभी रिसेंटली एक्विट हुआ है हम्म, 2011 का जो केस था, हम्म, उसमें भी बेल पर था। बट बाद में जब उसने रियलाइज कर लिया 2018 के बाद कि अब मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, तो उसके बाद से उसने बेल नहीं लिया। जमानत नहीं ली उसके बाद, नहीं, अब नहीं लगाता है, नहीं लगाता। आना ही नहीं चाहता जेल के बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जेल ऐसी जगह थोड़ी है कि जहाँ कोई रहना चाहेगा। हम्म, बट
वही है कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, उसको बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ पे एक धारीवाल साहब का भी मैंने इंटरव्यू देखा था। उन्होंने क्लियरली बोला था, आई डोंट रिमेम्बर कि किसको उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बट मीडिया में ही आया था उनका, धारीवाल जी का। उन्होंने संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई और भी कई लोगों के नाम लिए थे कि ये लोग अच्छे स्टूडेंट्स थे, एथलीट्स थे। लॉरेंस बिश्नोई खुद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत इसके स्पोर्ट्स में अवार्ड्स हैं, हॉर्स राइडिंग का बहुत अच्छा शौक था, बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग भी करता है। तो उन्होंने इस चीज को क्लियरली एडमिट किया था कि इन लोगों पे इतने केसेस लगा दिए गए हैं, इनको इतना केसेस में इम्प्लीकेट कर दिया गया है, इनको इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर ये आज बाहर आ जाए तो ये हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, इनको सरवाइव नहीं करने देगी बाहर। तो ये तो सर जब एजेंसियां कह रही हैं और बीइंग हम खुद सोसाइटी में रहते हैं, क्या हम अगर आज लॉरेंस बिश्नोई बाहर आ जाएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बैठ के डिनर करें? नहीं, अगर अच्छा बन जाएगा तो हमें क्या दिक्कत, हम करेंगे। सर अच्छा ही है, बुरा डिक्लेयर तो सिर्फ कर दिया गया है, बट बुरा प्रूफ कहाँ हुआ है? अच्छा, एक और बात चलती है कि ये ब्रह्मचारी है पूरा गैंग। नहीं, पूरा गैंग नहीं सर, जो इसके अलग गैंग मेंबर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई मैरिड लाइफ या किसी तरह का भी कोई रिलेशन किसी लड़की के साथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि राजू बसोदी है, काला राणा है, और गोल्डी के बारे में सर मैं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई ऐसी मेरी बातचीत नहीं हुई है। और बहुत सारे हैं जिनका क्यों, और नेचुरल भी है सर, जो बंदा 8-9 साल से अगर अंदर है, 10 साल से अंदर है, अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी भी तो कितना साल फैमिली वाले वेट करेंगे, शादी हो जाती है, कई बार फैमिली के प्रेशर में कर लेते हैं, या अपने करियर को लेके कोई बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। गर्लफ्रेंड की बात तो याद है, एक सोशल मीडिया में देखता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी, कोई उसको जला दिया था यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये फेक है सर, ये बिल्कुल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, और ये बिल्कुल गलत है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड थी या उसको जला दिया गया था जिसकी वजह से लॉरेंस क्राइम में आया उसका बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राइम में उसकी एंट्री हुई, वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में जो फेक केसेस, मार पिटाई के, लड़ाई झगड़े के लग जाते हैं, उन्हीं केसेस से एंट्री हुई, और उसके बाद उसको बाहर आने ही नहीं दिया गया। पहले बाहर आया भी है वो, बट 2018 के बाद जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद से तो उस पे केसेस की बरसात हुई है। खैर, अब तो जेल भी मुफीद जगह है, तो जेल से बाहर क्यों आना है, जेल में ही रहना, बाहर आएंगे तो जो राइवल गैंग है उससे भी नहीं, खतरा ऐसा कुछ नहीं है सर, जेलों में क्या इंसिडेंट्स नहीं होते, जेलों में भी तो मर्डर हो जाते हैं। हाँ, तिहाड़ में हुआ था, बहुत खतरनाक मर्डर हुआ था टिल्लू ताजपुरिया का। तो इट इज रॉन्ग टू से कि जेल्स में अगर कोई है तो वो सेफ है। जेल भी सेफ्टी नहीं है ना, जेल सेफ है। गोगी का मर्डर हुआ था, ओपन कोर्ट में हुआ था। टिल्लू का मर्डर अभी जेल में हुआ, और टिल्लू वाज नॉट द ओनली पर्सन, बहुत सारे हैं मर्डर्स की लिस्ट अगर आप देखो तो। जेल में, तिहाड़ में ही नहीं, बाकी जेलों में भी आई थिंक महीने में 5-7 तो हो ही जाते हैं, बट ये बात अलग है कि वो रिवील नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर केसेस दबा दिए जाते हैं, उतना पता नहीं चल पाता। बाकी जेल भी सेफ बिल्कुल नहीं है। आप कोर्ट में पेशी के लिए जाती हैं जब लॉरेंस की, तो क्या उसके परिवार का कोई आता है? परिवार का कोई कभी आया? नहीं, परिवार से कोई नहीं आता। परिवार में उसका भाई का मैंने आपको बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं किसी को पता ही नहीं है, और मदर फादर हैं, तो नॉट पॉसिबल, वो लोग नहीं आते। परिवार से कभी बातचीत हुई? हाँ, परिवार से बातचीत हुई है मेरी। तो अगर कुछ केसेस के रिगार्डिंग या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो उनसे, अगर उनके पास होते हैं, या किसी दूसरे एडवोकेट का नंबर चाहिए, अब बीइंग पेरेंट्स बेटे को डिफेंड तो करेंगे ना, बेटे के डिफेंस के लिए एटलीस्ट लॉयर से तो बात करेंगे ना, क्योंकि लीगल दाव पेच उनको नहीं पता, कोर्ट में वो लोग नहीं जाते, तो कोर्ट में लॉरेंस को डिफेंड करने के लिए एडवोकेट तो चाहिए, तो बस वो सिर्फ एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करते हैं। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं कि एक बार सुना कोई लड़कियां भी फैन है, लड़की चली गई थी लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए, क्या वाकया था? 2 लड़कियां थी जो खुद को लॉरेंस का बहुत बड़ा फैन बताती हैं। वो जब लॉरेंस भटिंडा जेल में था 1.5 साल पहले,
वहाँ भटिंडा जेल भी चली गई थी हम्म, और जेल अथॉरिटी से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें बस एक बार लॉरेंस बिश्नोई से मिलना है, हम्म, हम लॉरेंस को बस एक बार देखना चाहते हैं। बट एज जेल रूल्स फैमिली मेम्बर्स और एडवोकेट के अलावा किसी और को मिलना अलाउड नहीं होता। हम्म, और तो जेल अथॉरिटीज़ ने उनको मिलने नहीं दिया था, उनको समझा बुझा कर भेज दिया था। और कोई बहुत बड़ी एज की नहीं है, वो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट्स थी वो लड़कियां। मुझे पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर, साकेत कोर्ट के बाद, यहाँ दिल्ली में जब लॉरेंस था केसेस के लिए दिल्ली इसको कोर्ट में लेकर आते थे, हर कोर्ट के बाहर मुझे वो मिलती थी और मुझसे भी सेम रिक्वेस्ट कि मैडम एक बार लॉरेंस बिश्नोई से मिलवा दो, हम्म, मैडम बस एक बार हमें सिर्फ उसको दूर से देखना है, हमें उससे मिलवा दो, हमें दिखा दो। हम्म, तो उनको मैंने भी बहुत समझाया था कि अभी तुम यंग एज में हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। उसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर, लॉकअप से बाहर भी नहीं लेकर आते हैं हम्म। और कोर्ट में हर किसी का जाना अलाउड नहीं है, आप ऐसे नहीं कोर्ट में जा सकते, नहीं मिल सकते। आई ट्राइड माई बेस्ट कि उनको समझाया कि पढ़ाई पे अपना फोकस हाँ करो, अपने बिल्कुल, ऐसे करियर कोई पे फोकस गैंगस्टर करो। का फैन होना अच्छी बात भी नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या आप इतने कुख्यात गैंगस्टर की लॉयर हैं, तो क्या कभी एजेंसी वाले ऑफिशियली या अनऑफिशियली आपसे कुछ फेवर मांगते होंगे कि मतलब ये? नहीं नहीं, हम्म, अनऑफिशियल या ऑफिशियल ऐसा कोई फेवर, और मैं बीइंग एन एडवोकेट उनको फेवर दे भी क्या सकती हूँ। हम्म, सिर्फ एक केस के डॉक्यूमेंट्स जो दूसरे एजेंसी को या किसी को कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ही हैं मेरे पास, तो उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। हम्म, तो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी केसेस की डिटेल्स चाहिए होती है, किसी केस का स्टेटस चाहिए, तो हाँ वो अगर मेरे पास है तो मैं ऑनलाइन निकाल कर, या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऑर्डर्स हैं, हम्म, वो दे देती हूँ। अदरवाइज किसी दूसरे एडवोकेट से अगर किसी दूसरे स्टेट का चाहिए, जैसे पंजाब में बेनीवाल जी हैं जो लॉरेंस के केसेस देख रहे हैं, राजस्थान में हम्म, राम भगत जी हैं, और दिल्ली में हम लोग हैं, या और जो डिफरेंट स्टेट्स में जो उसके केसेस चल रहे हैं, अगर वो एडवोकेट्स मेरे कांटेक्ट में हैं या फैमिली से नंबर लेकर या किसी तरीके से अगर कांटेक्ट होता है, तो जो केसेस के डिटेल्स हैं, कोई ऑर्डर्स हैं, स्टेटस है, तो बस वही किसी को चाहिए होता है तो आई कैन प्रोवाइड। ठीक है रजनी जी, आप आई। वैसे मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग, लीगली लॉरेंस बिश्नोई का फ्यूचर क्या है? सर लीगली अगर मैं कोर्ट केसेस की बात हम्म, करूं, तो एविडेंस, मैंने शुरू से बोला कि सारे केसेस सिर्फ एलिगेशंस पर बेस्ड है, हम्म, एविडेंस कुछ भी नहीं है। हम्म, जो कोर्ट में भी एक प्रिजम्पशन होती है कि अगर सरकमस्टांशियल एविडेंस भी हैं, हम्म, तो सरकमस्टांशियल एविडेंस में भी आपका जो चेन ऑफ एविडेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। हम्म, अगर उसमें एक भी लूप रह गया, हम्म, तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को मिलता है। हम्म, तो जहां तक बात करें कि लॉरेंस बिश्नोई के जो केसेस हैं, सारे के सारे केसेस जो 17-18 के बाद के हैं, जब से वो जेल में है, हम्म, अगर आप कॉन्स्पिरेसी में उसको इन्वॉल्व करते हैं, मोस्टली 90%, 99% केसेस मैं कहूँगी कॉन्स्पिरेसी में है। हम्म, लॉरेंस बिश्नोई का नाम कॉन्स्पिरेसी में है, कहीं ना कहीं किसी के डिस्क्लोजर में डाल देते हैं हम्म, कि जी लॉरेंस बिश्नोई ने हमें कांटेक्ट कराया था, लॉरेंस बिश्नोई हमें जेल में, उसने हमें इसका कांटेक्ट दिया था, या जेल में उसने हमें ये डायरेक्शन दी थी, हमने बाहर आके ये काम किया, या लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था कि यहाँ से वेपन्स ले लेना। तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ने बोल देना कि यहाँ से वेपन ले लेना, हम्म, वेपन लेना या ना लेना ये तो एक्यूज्ड की अपनी चॉइस है ना। हम्म, और ये कहाँ से कैसे आप इसको डिसाइड करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था कि जाके एमपी से वेपन ले लेना जी, तो जो वेपन लिया मैंने वो एमपी से ही लिया है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल। तो जहाँ तक मैं बात करूँ, एविडेंस किसी मैटर में लॉरेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिकली कॉन्स्पिरेसी के कुछ भी नहीं है। मैंने भी आपको बताया कि सिर्फ आज तक एक 2018 का फ़ोन, 17 या 18 का एक फ़ोन रिकवर है, तो उसमें आप 2021-22 के बाद के केसेस तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना। उस टाइम पे फ़ोन, सिर्फ फ़ोन की रिकवरी का केस है। अभी आपने यहाँ फ़ोन रखा, मैंने उठा लिया, मुझसे रिकवर हो गया। वो फ़ोन यूज़ हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि उस फ़ोन का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है। तो जब तक उसका क्राइम से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई जो चेन ऑफ एविडेंसेस है वो कंक्लूसिव नहीं होगी, तो कन्विक्शन तो नहीं होगा। रजनी जी, आप हमारे पास आई और तमाम जो सवाल हैं उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा नाम बन चुका है अपराध की दुनिया में कि अगर उसके ऊपर अभी कोई केसेस चल भी रहे होंगे, तो 2018 के, 2011 के, अब इस वक्त उसके खिलाफ गवाही कौन देगा, ये भी
अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अपराधी कौन है, दोषी कौन है, यहाँ मीडिया में तमाम जगहों पर चलती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसका मर्डर करा दिया, लॉरेंस बिश्नोई उसका मर्डर करा दिया। लेकिन अपराध में कोई दोषी है या नहीं है, किसी ने मर्डर करवाया या नहीं करवाया, ये सब कुछ अदालतें तय करती हैं। अदालत जब तक किसी शख्स को दोषी नहीं ठहराती तब तक ये माना नहीं जाता है कि वो इस मामले में दोषी है। ये शो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।